शर्मा टेल सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों ये वीडियो शिक्षक एन एस विद्यार्थी के लिए बनाया गया है जो 12th से पढ़ते हैं और जिनका विषय ज्योग्राफी। और इस वीडियो में आपको चैप्टर 18 से कुछ जरूरी क्वेश्चन लागू कराने वाला हूँ। और चैप्टर नाम हमारा बनता है प्राकृतिक विपदाएं। तो यहाँ देखा जाए चैप्टर में 18 प्राकृतिक विपदाएं से कुछ जरूरी क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए जैसे हम लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। बात करते प्रश्न में पहले से। प्रश्न पहले हमसे कहा जाता है सुनामी किसे कहते हैं। सुनामी किसे कहा जाता है, सुनामी का मतलब क्या होता है। तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए यहाँ पे जो लिखा है पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। भूकंप से समुद्र में जन्मी ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। ये अपने उत्पत्ति स्थान से हजारों किलोमीटर दूर के तटों पर भी धन जन की भारी हानि पहुंचाती है। तो ये हमारा होता है सुनामी कि क्या होता है कि जब हमारा भूकंप होता है, ज़मीन में आगे समुद्र में आता है, तो वहाँ की कुछ ऊंची ऊंची लहरें क्या होता है हमारे किनारों की ओर आ जाती है और भारी तबाही करती है, जिसे कहा जाता है सुनामी। तो आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में से कहा जाता है भूकंप किसे कहते हैं। बहुत आसान है, भूकंप। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए भूकंप साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ धरती का कंपन है। कि यहाँ पे हमारा पर धरती का कंपन है कि धरती की हमारे देखा है बहुत सारी परतों में बटी हुई है, और जब इन परतों में क्या है कुछ हलचल पैदा होती है तो उससे उत्पन्न होता है हमारा भूकंप। भूगर्भिक शक्तियों के कारण पृथ्वी के भूपटल में अचानक कंपन पैदा हो जाता है, तो इसे भूकंप कहते हैं। भूकंप स्थल एवं जल दोनों भागों में आते हैं। अब भूकंप लेखन यंत्र जिसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। तो यहाँ पे हमारा भूकंप का एक हमारा पर एक लेखन यंत्र होता है, जैसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। एक हमारा पर भूकंप नापी यंत्र होता है जिससे कहा जाता है हमारा रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की गति का पता चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 से कहा जाता है भूकंप के प्रभाव को बताइए। तो यहाँ पे हमारा भूकंप आता है, ठीक। भूकंप आने के क्या नुकसान होते हैं, तो यहाँ देखा जाए भूकंप आने के क्या परिणाम होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, आपको ये समझाना है। तो इससे हमारा देखा जाए क्या क्या हमारा प्रभाव पड़ते हैं। संपत्ति की हानि होती है, सबसे बड़ी जो हमारे देखा हानि संपत्ति की हानि। भवनें, बांध, पुल, पाइपलाइन, रेल की पटरियाँ एवं सड़कें फट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। जन की हानि, भूकंप सबसे अधिक बुरा प्रभाव हजारों लोगों की प्राण जाने के कारण होता है। सुनामी, तो क्या होता है कि कई बार जो भूकंप है अपना जमीन बना के भूकंप हमारा समुद्र में आता है तो उसे ऊंची लहरें उठती है जिससे कहा जाता है सुनामी। तो भूकंप के कारण समुद्र में एक ऊंची तरंग उठती है, तो इसे यहाँ पे जापानी शब्द एक बनता है सुनामी। अन्य प्रभाव, भूकंप के कारण आग लगना, दरार पड़ना, भूस्खलन, बाढ़ का प्रकोप आदि कई हानियाँ होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 में से कहा जाता है भूस्खलन किसे कहते हैं, जिसे अपना कहा जाता है लैंडस्लाइड। तो भूस्खलन क्या होता है, लैंडस्लाइड किसे कहते हैं। पर्वतीय ढालों या नदी तट पर शिलाओ, मिट्टी या मलबे का अचानक खिसकर नीचे आ जाना भूस्खलन है। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े सरक कर नीचे गिरने लगते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पर्वतों के जीवन पर बुरे प्रभाव दिखाई देने लगे हैं, जिसे कहा जाता है भूस्खलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लैंडस्लाइड। तो हमारा पर क्या होता है, ज़्यादातर जो भूस्खलन होता है कहाँ पर आता है, हमारा आता है हमारा पर पठारी और पहाड़ी इलाकों पर आता है, जिसमें ज़मीन का, पत्थर का या कुछ ना कुछ जो ऐसा होता है टूट कर नीचे की ओर गिर जाता है, जिसे कहा जाता है भूस्खलन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 के। प्रश्न 5 में से कहा जाता है भूस्खलन के कारणों को बताइए। कि यहाँ पे हमारा जो लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है, इसके क्या कारण है कि जो ज़मीन का हमारा कुछ हिस्सा होता है टूट के नीचे की ओर गिर जाता है। इसकी वजह क्या बनती है, पहली वजह बनती है हमारे भारी वर्षा। लगातार भारी वर्षा होने पर, कि कहीं अगर लगातार भारी वर्षा होती रहती है तो वहाँ की जो ज़मीन होती है काफ़ी नाजुक हो जाती है, अपनी पकड़ कमज़ोर कर देती है, जिस वजह से क्या होता है वहाँ का काफ़ी हिस्सा होता है फिसल के नीचे गिर जाता है। भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी हमारा भूस्खलन होता है। भूकंप के प्रभाव से ज्वालामुखी विस्फोटों से भी पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन आते हैं। अन्य कारण, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण, झूमिंग खेती। तो हमारा पे क्या होता है झूमिंग होती है, जैसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, और एवं भवन आदि निर्माण से भी हमारा भूस्खलन होते हैं। इसके अलावा देखा जाए हमारा बनता है चक्रवात एवं सुनामी लहरें। इन दोनों के कारण समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठती है और तूफानी वेग के कारण भारी तबाही मचाती है। अन्य कारण भी हो सकते हैं वनों के विनाश के कारण एवं नदियों में परिवर्तन के कारण भी बाढ़ आ सकती है, और इससे हमारा पर भूस्खलन को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा देखा और भी कई सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से हमारा पर लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 आपसे कहा जाता है भूस्खलन के परिणाम या प्रभाव को समझिए। तो यहाँ देखा है सवाल आपको कैसे भी घूम फिर के आ सकते हैं पेपर में कि भूस्खलन का क्या दुष्परिणाम होता है, क्या परिणाम होता है।
इसके प्रभाव को बताइए, प्रभाव को समझिए। कैसे भी आपका सवाल एग्जाम में आ सकता है, जरूरत है आपको सवाल को समझने की। तो यहाँ देखा जाए कि इसका जो हमारा प्रभाव आता है, परिणाम आता है, क्या आता है कि भूस्खलन से पड़ते भागों के पर्यावरण एवं सौंदर्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, कि इससे हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है क्या होता है, कम हो जाता है या अच्छा नहीं रहता है। पहाड़ों के ऊपर झरने आदि के जल स्रोत सूख जाते हैं, नदियों में बाढ़ की वृद्धि हो जाती है, सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाने से यातायात की प्राप्त होती है। तो ये सबसे ज़्यादा कहते हैं हमारा पर दिक्कत परेशान करता है कि इससे हमारा क्या होता है कि जो यातायात के जो मार्ग होते हैं वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं। अचानक भूस्खलन से अपार जनधन की हानि होती है। तो ये हमारे बहुत बड़े परिणाम है। इसके अलावा देखा जाए और भी हमारे कई सारे उसके दुष्परिणाम निकलते हैं भूस्खलन के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में से कहा जाता है भूस्खलन रोकने तथा इसके दुष्प्रभाव को कम करने के उपायों को समझिए। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है कि भूस्खलन को हम कैसे रोक सकते हैं, उसे कैसे कम कर सकते हैं, इसके रोकने के क्या उपाय बन सकते हैं। नंबर 1, वन रोपण से मृदा में ढीलापन नहीं आ सकता। झूमी कृषि पद्धति बंद की जाए। सड़कों के निर्माण में नई तकनीक का इस्तेमाल कर चट्टानों को नीचे खिसकने से रोका जा सकता है। खनिज एवं वनों का शोषण न किया जाए। भूस्खलन वाले भागों में जल रिसाव रोकने के लिए उपाय किए जाए। मजबूत दीवारों का निर्माण किया जाए। तो ये कुछ हमारे उपाय हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 से कहा जाता है सूखा किसे कहते हैं, सूखा से आप क्या समझते हैं। वर्षा का न होना या मानसून की अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि यानी कम बरसात, यह लंबे अवकाश को सूखा कहते हैं। कि यहाँ पे लंबे समय तक बरसात नहीं होती है, कम बरसात होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी कमी हो जाती है, जिसे कहा जाता है सूखा। मौसम वैज्ञानिकों के संबंध में काफ़ी लंबे समय तक एक विस्तृत भाग में वर्षण की कमी को ही यहाँ पे सूखा कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 में से कहा जाता है सूखे कारण को समझिए। तो यहाँ पे देखा जाए हमारे पास सूखा पड़ता है किसी जगह पर, तो उसके सूखे पड़ने की वजह क्या बनती है। तो वजह देखा जाए बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे कुछ खास वजह हमारी बनती है वर्षा की कमी, कि अगर वहाँ पे बरसात नहीं होती है, कम होती है, तो वहाँ पे क्या होती है, अपना सूखा पड़ जाता है। मानसून की अनिश्चितता, अल्प वर्षा से सूखा पड़ जाता है। शहरों के बसाव के कारण बड़े बड़े जलाशय, झील आदि का पाट किए जाते हैं। पर्यावरण के संतुलन बिगड़ने के कारण हमारा सूखा पड़ जाता है। वनों के विनाश ने यहाँ पे मानसून रोकने की क्षमता कम कर दी है, जिससे सूखा पड़ जाता है। भूमि के जल के दोहन के कारण भी भारी जल संकट उत्पन्न होता है, जिससे सूखा पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में ऐसा कहता है सूखे के दुष्परिणाम को समझिए। तो यहाँ देखा जाए कहीं अगर सूखा पड़ता है तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। भोजन एवं पानी की कमी के कारण भूख एवं प्यास से त्राहि त्राहि मच जाती है। भूखमरी, कुपोषण और महामारियों से अकाल मौतों में लगती है। अपने घर द्वार छोड़कर रोजगार की तलाश में पलायन शुरू हो जाते हैं लोग। अपना जहाँ पानी कमी होती है, बरसात नहीं होती है, तो ऐसे में सूखे पड़ने के कारण लोग वहाँ पर अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना शुरू कर देते हैं। मवेशी पानी के अभाव में मरने लगते हैं। सन 1877 और 1899, 1919 तथा 1943 में भारत में भीषण अकाल पड़े थे। सन 1973 में भारत में 20 करोड़ व्यक्ति भूख से प्रभावित हुए थे तथा कृषि क्षेत्र में 1558 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। तो ये हमारे सूखे के कुछ हमारे दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 से कहा जाता है बाढ़ किसे कहते हैं, फ्लड किसे कहते हैं। बहुत आसान सवाल है। बाढ़ एक आपदा है जिसमें जल का अस्थायी अतिप्रवाह होने से सूखी भूमि पर अत्यधिक जल जमा हो जाता है, उसे बाढ़ या सैलाब कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में फ्लड कहते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा है जिसमें अत्यधिक मात्रा में पानी एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। बाढ़ का पानी तेज भाव स्थिर भी हो सकता है, तो ये हमारा बनता है बाढ़। तो यानी कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाना और वो हमारा बनता है बाढ़ बनता है। तो उसी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 12 की। प्रश्न 12 से कहा जाता है बाढ़ के कारण को समझिए कि यहाँ पे हमारा बाढ़ आती है इस जगह पर, तो उस बाढ़ के आने के क्या क्या कारण बन सकते हैं। तो पहला हमारा बनता है भारी वर्षा। जब अधिक वर्षा होती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है। नदियों में अवसादों का जमा होना। नदियों में अवसादों के जमा होने के कारण भी उथली हो जाती है, जिससे जल स्तर जल्दी ऊपर आ जाने के कारण बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा अवसाद जमा हो जाते हैं कि बहुत हमारा पर नदी के द्वारा लाई गई जो हमारे पे मिट्टी होती है, रेत होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, तो उनका देखा जाए नदी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। चक्रवात एवं सुनामी लहरें, इन दोनों के कारण समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठती है और तूफानी वेग के कारण भारी तबाही मचती है। अन्य कारण भी हो सकते हैं
वनों के विनाश के कारण एवं नदियों में परिवर्तन के कारण भी हमारे बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा जगह और भी हमारे पे के कारण हो जाते हैं जिससे हमारे पर बाढ़ वगैरह हमारी आती है। तो इसी आगे बढ़ते अब बात करते प्रश्न 13 की। प्रश्न 13 में से कहा जाता है बाढ़ नियंत्रण के उपाय को समझिए। तो यहाँ देखा जाए, आपको बताना है कि अगर बाढ़ को रोकना है, अगर हमें अपना बाढ़ को रोकना है तो हम अपना बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए हम कैसे क्या उपाय कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमारा बनता है संग्रह जलाशय, नदियों में बड़े बड़े बांध बनाकर बाढ़ नियंत्रण कार्य किए जा सकते हैं। तटबंध, नदियों के किनारों पर कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल तटबंध बनाकर भी बाढ़ से फैलने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। और हमारा बनता है वृक्षारोपण, कि हमारे वृक्षारोपण पेड़ पौधों को लगाकर नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में यदि वृक्षारोपण किया जाए तो बाढ़ के भयावह को काफ़ी कम किया जा सकता है। क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो पेड़ क्या करते हैं, अपना बाढ़ के पानी को अपना बहुत जल्दी अपना सोख लेते हैं और अपना वहाँ पे बाढ़ वगैरह जो होती है बहुत कम होती है ना के बराबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 14 की। प्रश्न 14 में से कहा जाता है चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात किसे कहा जाता है। चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। दक्षिण गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती है चक्रवात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्न 15 की। 15 में से कहा जाता है चक्रवात के कारण को समझिए कि चक्रवात आता है हमारा पर तो उसके आने की वजह क्या बनती है, कि क्यों चक्रवात बनते हैं। गर्म क्षेत्रों में समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर हो जाती है और ऊपर की नमी को संतृप्त होकर संघनन से बादलों का निर्माण करती है। रेगिस्तान को भरने के लिए न हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती है। फलस्वरूप ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश करती है और चक्रवात बनाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखा जाए इस वीडियो में इस चैप्टर से मैं काफ़ी सारे जो जरूर सवाल थे मैं आपको करा चुका हूँ। आपको करना क्या है, इन सवालों को बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। यहाँ जो भी अपना पढ़ाई को लेके वीडियो वगैरह बनाई गई है आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपसे किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता, ना ही आपसे कुछ कहा जाता कि आप ऐसे करिए वैसा करिए। आज सिंपली अपना देखा जाए एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आपको कहीं से भी अगर आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कहीं से भी वीडियो मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए अपना हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टेक्निकल सेंटर पर आप विजिट करें। वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अपने ऑल स्टूडेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वीडियो आपको मिल जाती है। आपको जो भी सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट आपके जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, आपका पेंटिंग है, मैथ है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑलमोस्ट आपके जो भी सब्जेक्ट है आपको वहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जहाँ से अपने एग्ज़ाम की तैयारी अपने अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।